हम लोग ने इससे पहले पिछले क्लास तक मौर्य साम्राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे और हम यह देख रहे थे कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो दीर्घ काल तक अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है और इस अस्थिरता की स्थिति में कई देशी और विदेशी राज्य जो होते हैं वे भारत में शासन करते हैं और अपना पांव जमाने का प्रयास करते हैं और साम्राज्य स्थापित करते हैं। अगर देशी राज्यों और देशी वंशों की बात करें तो हमने इसमें शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी जैसे कई राजवंशों को देखा है। इसके बाद अगर विदेशी राजवंशों की बात करें तो इसमें भी हमने यूनानी शासकों या यवन शासकों को देखा था। उसके बाद देखा कि कैसे शक, पहलव और फिर कुषाण आते हैं और कैसे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो हमने देखा कि इसमें देशी और विदेशी राज्य जो हैं वे उस खाली अस्थिरता को भरने का प्रयास करते हैं मौर्यों के शासन के बाद। परंतु हम देखते हैं कि इसमें से अधिकतर जो हैं वे इस अस्थिरता को, खाली जगह को भरने में नाकामयाब होते हैं। हालांकि इसमें सातवाहन और कुषाण कुछ हद तक राजनीतिक स्थिरता को कायम करने में कामयाब होते हुए सिद्ध होते हैं, परंतु इनका भी अंत हो जाने के बाद भारत में जो है एक शून्यता की स्थिति पैदा हो जाती है, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए उसके बीच में ही 3 नए भारतीय राजवंशों का उदय होता है और इसमें हम देखेंगे कि ये 3 राजवंश जो होते हैं वे फर्स्ट है मध्य देश, जो भारत के मध्य भारत वाला बीच जो वाला क्षेत्र होता है वहाँ से एक वंश पैदा होता है जिसे नाग वंश कहते हैं, और दूसरा जो है पूर्वी भारत में होता है और वह जो होता है वह गुप्त वंश होता है, और तीसरा दक्कन वाले क्षेत्र में जिसमें सातवाहनों का शासन था उस वाले क्षेत्र में वाकाटक वंश का राज्य स्थापित होता है। परंतु हम देखेंगे कि इन 3 में से गुप्त वंश जो होता है पूर्वी भारत का वह सफलतम सिद्ध होता है और आगे का इतिहास गुप्तों का ही इतिहास है। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यह जानकर कि कैसे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास के पन्नों को हम लोग देख रहे हैं और करीब करीब लगभग 275 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य जो होता है वह सत्तारूढ़ हो जाता है। गुप्त वंश का साम्राज्य जो था वह बिहार और यूपी वाले क्षेत्रों में अधिकतर फैला हुआ था। आरंभिक राज्य जो था वह बिहार में ही था, मगध वाला क्षेत्र में था, परंतु आगे यह जो होता है वह प्रयाग में चला जाता है। प्रयाग के कौशाम्बी जिला जो होता है, कौशाम्बी स्थान जो होता है वहाँ पे इसका मुख्य केंद्र स्थापित हो जाता है गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का। तो इसमें बहुत सारे यूपी वाले क्षेत्र जो होते हैं और बिहार वाले इसमें आते हैं। हालांकि गुप्त वंश के कई प्रतापी शासक होते हैं और उनमें अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो उसमें समस्त उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जो होते हैं वे गुप्त साम्राज्य के एक छत्र में आ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रयाग, साकेत, मगध, मध्य गंगा घाटी और मगध वाला क्षेत्र जो था लगभग मान के चलिए गुप्तों का शासन जो था वह टोटली पूरे उत्तर भारत पर इनका क्षेत्र जो था वह विस्तृत था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त वंशों के प्रथम शासक से। और गुप्त वंश के प्रथम शासक जो थे वे श्रीगुप्त थे। गुप्त वंशों का इतिहास जो होता है यह इस काल में साहित्यिक रचनाओं का इसमें बहुत बड़ा स्रोत है और साहित्यिक रचनाओं और कई शिलालेखों की मदद से, प्रशस्ति लेखों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का इतिहास जो है हम लोग बना पाए हैं। इतिहासकारों ने इसे लिखा है और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसका जिक्र जो है हम लोग जगह जगह पे करते रहेंगे और यह समझेंगे कि कैसे किस माध्यम से इसका इतिहास जो है वो रचा गया है। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक की बात करें तो श्रीगुप्त नाम का शासक जो होता है इस वंश का, गुप्त वंश का संस्थापक होता है और यह करीब 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक का इसका कार्य क्षेत्र होता है और यह लगभग 40 वर्षों तक अपना शासन चलाता है। और पूना से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख में यह जानकारी प्राप्त होती है कि श्रीगुप्त जो है वह महाराजा की उपाधि धारण करता है, महाराज की उपाधि धारण करता है। और पूना से जो प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख है वो प्रभावती गुप्त का है। इसमें श्रीगुप्त को आदिराज नाम से भी संबोधित किया गया है और महाराजा की उपाधि जहां तक
हम देख रहे हैं इस श्रीगुप्त के समय में, तो उस समय महाराजा की उपाधि जो थी वह सामंतों की उपाधि थी। इससे यह स्पष्ट होता है या इससे यह आभास होता है, संभावना जताई जा सकती है कि महाराजा जो था उस समय श्रीगुप्त जो था वह एक सामंत के बराबर ही था, वह किसी न किसी दूसरे शासक के अधीन ही था। कहा भी जाता है, हालांकि यह संदिग्ध प्रमाण है कि यह कुषाणों का सामंत था, और हो भी सकता है क्योंकि महाराजा जो था उस समय उपाधि सामंतों के लिए दिया जाता था, और कुषाण के सामंत जो थे वे गुप्त थे, और गुप्त जो थे वे कुषाणों को हटाकर स्वयं अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, अपना वंश स्थापित करते हैं। लगभग जो इतिहास है वह यहीं पे आके निकटता को दिखाता है और यह सच्चाई को भी बताता है। तो यह जो था ये शुरुआती था, और इस समय जो थे यह एक सामंत के बराबर था। हालांकि हम लोग गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को ही मानते हैं, और पूना से प्राप्त प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र में हमने इसकी जानकारी ग्रहण की है कि इसके बारे में क्या लिखा गया है, और पुणे से प्राप्त ताम्रपत्र में घटोत्कच के बारे में भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। घटोत्कच जो था वह श्रीगुप्त का पुत्र था, और इसने भी अपनी उपाधि जो थी पिता के समान महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी, धारण की थी, और इसका काल जो था वह श्रीगुप्त के बाद अर्थात 280 से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम से पहले तक था, अर्थात 319 ईस्वी तक था। और घटोत्कच का पुत्र जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम होता है, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह उसका शासनकाल घटोत्कच के बाद अर्थात 319 से लेकर 335 ईस्वी तक का काल जो होता है वह चंद्रगुप्त प्रथम का होता है गुप्त वंश के शासन में। और गुप्त वंश के शासकों में यह तीसरा शासक जो होता है वह चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त जो था वह घटोत्कच का पुत्र था, हमने यह जाना, और यह गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। और चंद्रगुप्त के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह अपने वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक जो था, प्रथम शासक जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था, और इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो यदि वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे गुप्त वंश में तो हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को मारेंगे। अगर क्वेश्चन भी आता है तो हम लोग यही साइन करेंगे, टिक करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने राज्यारोहण के समय अपनी गद्दी संभालने के समय में वह एक संवत भी चलाता है। जिस प्रकार हमने देखा था कि कनिष्क ने शक संवत चलाया था, उसी तरह हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त ने भी गुप्त संवत चलाया, और यह संवत जो है वह 319-20 में चलाया गया था। और यह इसलिए गुप्त संवत के कारण चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने शक संवत को देखा, और यदि पूछ लिया जाए कि शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्षों का अंतर है तो लगभग 240 वर्षों का अंतर जो है वह दोनों संवतों में है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह अपनी शादी जो है वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से करता है, और इस कारण जो है इस वंश का महत्व जो होता है और भी बढ़ जाता है। और लिच्छवी जो है वो वैशाली गणराज्य में पड़ता था, और लिच्छवियों का शासन जो था वहाँ पे काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में था, और बहुत वर्षों से यह राज्य जो था कायम था। और इनसे वैवाहिक संबंध होने के बाद गुप्त साम्राज्य जो था चूंकि नया था, इनसे इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बहुत ही सबलता प्रदान होती है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि श्रीगुप्त और उसका पुत्र घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी, और वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें कि चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच का पुत्र था वह अपना उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, और जो महाराजाधिराज जो है वह एक बड़े साम्राज्य के शासक होने की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे कि जहाँ इससे पहले दो शासक हुए हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, वे एक महाराजा की उपाधि धारण करते हैं जो उस समय सामंतों को दिया जाता था, और चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो है वह महाराजा की उपाधि के बजाय यह
महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है और उस समय के लिहाज से महाराजाधिराज जो है वह एक बड़े साम्राज्य के शासक होने की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त वंश का साम्राज्य जो था वो काफी सुदृढ़ता को प्रदान कर चुका था। इसीलिए इस चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इसके बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति से इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। और इसी में इस बात का भी जिक्र है कि इसके बाद इसका पुत्र जो होता है इसका उत्तराधिकारी होता है और इसका पुत्र जो है वह समुद्रगुप्त होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त जो होता है वह गुप्त सम्राट में, वह गुप्त राजवंश में, गुप्त साम्राज्य में अब तक का सबसे महान शासक साबित होता है और वह पूरे देश का विजेता बनता है। हमने एक देखा कि इसने एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और दूसरा एक और उपलब्धि इसके पास है कि इसने सबसे पहले इसने स्वर्ण के सिक्के चलाए। तो इसकी कुछ खास उपलब्धियां थी। अब हम लोग इसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को देखेंगे। और समुद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, हमने यह जाना। और सभी गुप्त शासकों में यदि समुद्रगुप्त की बात की जाए तो सारे गुप्त शासकों में सबसे महान शासक का अगर नाम लिया जाए तो वह समुद्रगुप्त था। और यह जो था वह मौर्य सम्राट अशोक के सीधे विपरीत प्रकृति का था, अर्थात यह हिंसक प्रकृति का था और यह बीजों पर अधिक विश्वास करता था। यह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ भी था और कवि भी था, इसीलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। और इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है और यह कभी प्रश्न एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यह जो था वह संगीत के साथ साथ विद्वान भी था, कुशल योद्धा भी था और एक अच्छा शासक भी सिद्ध होता है। इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है। मैंने अभी बताया कि यह अपने वंश का सबसे महान शासक साबित होता है और यह युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार करता है। समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 9 राजाओं व दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करता है और इस युद्ध विजय के कारण ही इसे आयरिश विद्वान B.A. स्मिथ जो हैं इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। और नेपोलियन जो था वह यूरोप का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था। और उसी प्रकार इसे भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसके काल में इसने लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ला लिया था। संपूर्ण भारत ही नहीं, यह विदेशों को भी, पश्चिम में चले जाइए तो शक-कुषाण वाला जो क्षेत्र था उसको भी इसने पराजय किया था। पास के श्रीलंका को भी इसने अपने दबदबा में रखा था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसने नेपाल को भी नहीं छोड़ा था। तो इस प्रकार बहुत सारे राज्य जो थे इस राज्य पर इसका प्रभाव था और इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया, इसीलिए इसने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की है। इसके अलावा इसने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की है समुद्रगुप्त ने। परम भागवत और सर्वराज योचोत्ता की उपाधि भी यह धारण की थी। सर्वराज योचोत्ता का अर्थ होता है सभी राजाओं में सबसे बड़ा राजा। तो यह इस प्रकार की उपाधि, महत्वपूर्ण उपाधियों को धारण करता है। समुद्रगुप्त जो है वह विदेशी शक-कुषाण आदि को भी अपने अधीन करता है, हमने यह जाना। और इस सब की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। और एरन अभिलेख और इसके समय के सिक्के जो है, इसके सिक्के जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसका दरबारी कवि हरिसेन लिखा था जो संस्कृत में लिखा था। हरिसेन जो था वह इसके दरबार में रहता था। जो महत्वपूर्ण कवि था वह इस प्रशस्ति के माध्यम से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर उस प्रयाग प्रशस्ति पे विश्वास किया जाए तो उसमें इस बात का जिक्र है कि समुद्रगुप्त जो है वो कभी किसी युद्ध में हारा ही नहीं और उसने लगभग सारे देश को जीत लिया था। तो ये सारी बातें जो है वो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि श्रीलंका नरेश मेघवर्मन भी जो था वे भी
गया में बौद्ध मठ बनवाने हेतु समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था परमिशन लेने के लिए, और उसको परमिशन भी मिला और उसने यहाँ पे एक बौद्ध मठ भी बनाया। तो हम देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो था उसका पताका जो था वह आसपास के सीमांत देशों पर भी था और लोग उससे उसका लोहा मानते थे। इसके समय में दक्षिण में चले जाइए तो इसने कांचीपुरम तक को अपने कब्जे में कर रखा था, जो उस समय पल्लव का शासन हुआ करता था, उसको भी इसने नहीं छोड़ा था। और हालांकि समुद्रगुप्त जो है काफी दूरदर्शी था, उसने बहुत सारे राज्यों को जीता और उसको उनका राज्य वापस लौटा दिया, परंतु नजराने के रूप में, वह टैक्स के रूप में कुछ लेता था ताकि वह विजय का एक चिन्ह रहे। तो इस प्रकार हमने समुद्रगुप्त को देखा। अब हम लोग समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जो है वो रामगुप्त जो होता है वो अगला शासक बनता है। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, एक रामगुप्त और छोटा बेटा जो है वह जो होता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। तो रामगुप्त जो था वह बड़ा कायर था, डरपोक था और शकों के द्वारा इसे काफी बराबर और शकों के द्वारा इसके क्षेत्र पर बारंबार आक्रमण किया जाता था और इसके मुकाबले से और उनके आक्रमण के भय से यह काफी डरा हुआ रहता था। इसने इससे तंग आकर शक शासक से संधि की बात की और संधि में शक राजा ने इससे अपमानजनक संधि की और इसे अपनी पत्नी जिसका नाम ध्रुव देवी स्वामिनी था उसको सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिससे रामगुप्त जो है वह मान जाता है। परंतु जब यह बात इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलता है तो वह बड़ा नाराज होता है और उस पत्नी के भेष में वह ध्रुव स्वामिनी के भेष में खुद शक शासक के दरबार में चला जाता है और वह जो होता है वह उसको मार देता है, शक शासक को, और फिर वहां आने के बाद वह रामगुप्त को भी हत्या कर देता है और ध्रुव स्वामिनी से वह शादी कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है वह अगला शासक उत्तराधिकारी कैसे बनता है। तो हमने यह देखा, यह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, हमने यह जाना और इसे देवराज या देवपुत्र भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और हमने जाना था कि इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य जो है वह होते हैं। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और दिल्ली में चले जाइए जहां पे कुतुब मीनार है, वहां सामने देखिएगा तो एक मेहरौली का लौह स्तंभ है जहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। इसने साम्राज्य विस्तार की जो नीति अपनाई वह औरों से भिन्न था। इसने वैवाहिक और विजय दोनों नीतियों का पालन किया, जबकि हमने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्यों का विस्तार किया, जबकि समुद्रगुप्त ने युद्ध की विजय को अपनाया। और जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है वह दोनों को साथ लेके चलता है, इसने वैवाहिक और विजय दोनों नीतियों को अपनाता है और वह नाग वंश के कुबेर नाग नामक राजकुमारी से विवाह करता है और इसी से एक प्रभावती गुप्त नाम की लड़की होती है जिसका विवाह जो होता है वह दक्षिण के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करता है। परंतु रुद्रसेन जो होता है वह युद्ध में मारा जाता है, जिसके कारण प्रभावती गुप्त जो होती है वह अपने पिता के संरक्षण में वहां के महत्वपूर्ण शासिका बनती है और इतिहास में जो है वह प्रभावती गुप्ता जो है एक बहुत एक मजबूत स्त्री के रूप में उभरती है और इसका नाम जो होता है इतिहास में नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने साम्राज्य विस्तार को काफी आगे बढ़ाया और जो मालवा और गुजरात था इसको भी इसने सम्मिलित कर लिया था और भारत का एक सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र जो था इसके समय में सम्मिलित हो गया। इस चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसके दरबार में चीन का प्रथम यात्री फाहियान नामक यात्री जो होता है वह भारत आया था और यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह भारत में आया था। तो प्रथम चीनी यात्री जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, जिसका नाम फाहियान था। इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह अपनी राजधानी को उज्जैन बनाता है, जबकि इससे पहले हम देखें तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ही बनाए रखा था, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसने अपनी राजधानी को उज्जैन ले जाता है और उज्जैन जो होता है वह एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो जाता है। चंद्रगुप्त
द्वितीय का शासनकाल जो होता है वह इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, वह गुप्त काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके दरबार में हम देखेंगे कि साहित्य और कला को बड़ा सम्मान प्राप्त होता है और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। अब यदि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के 9 रत्नों की बात करें तो इसमें महान 9 असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति मिलते हैं, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, वेताल भट्ट, वररुचि, घटकर्पण, वराह मिहिर जैसे विद्वान ये 9 रत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। तो इस प्रकार हम लोग नवरत्नों को देख लें कि कालिदास जो है, कालिदास को भला कौन नहीं जानता है, तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, जो भारत के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं और संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। और इन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है, जैसे कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत और विक्रमो वर्ण्यम जैसे महान ग्रंथों की रचना इन्होंने की है और इनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध है। और अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह जो है ये अमरकोश के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अमरकोश नामक विस्तृत ग्रंथ की रचना की थी। और शंकु की बात करें तो शंकु जो थे वे अज्ञात थे, इनके बारे में जानकारी का अभाव है, फिर भी ये वास्तुकार और शिल्प शास्त्र के रचयिता थे ऐसा माना जाता है। और धन्वंतरी की बात की जाए तो गुप्त काल में धन्वंतरी जो थे वे आयुर्वेद के जनक थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, आयुर्वेद के भगवान माने जाते थे, वे चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर थे और धन्वंतरी के बारे में गुप्त काल के थे। इनके बारे में कई बार प्रश्न भी पूछ दिए गए हैं। और अगला अगर नवरत्न की बात करें तो छपनक है। और छपनक जो थे एक जैन भिक्षु थे और वे भी एक नवरत्नों में से एक महान नवरत्नी थे। और छठे नवरत्न की बात की जाए तो वेताल भट्ट हैं, जो 16 श्लोकों की रचनाओं को एक संग्रह में पिरोए हुए हैं, जिसे नीति प्रदीप कहा जाता है। और अगले नवरत्नों की बात करें, नवरत्नी की तो वररुचि है। वररुचि जो थे एक कवि और व्याकरणविद थे और इन्होंने व्याकरण ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद प्राकृत भाषा में और वररुचि की प्राकृत भाषा में। इसके बाद घटकर्पण की बात करें तो ये मूर्ति कला और वास्थापत्य कला में ये महानतम कलाकार थे। और वराह मिहिर की बात की जाए तो वराह मिहिर जो थे एक खगोलविद थे और इनके बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं, जिन्होंने बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। एक खगोलविज्ञ के साथ साथ ये ज्योतिषज्ञ भी थे, ज्योतिष विद्या में भी इनकी महारत हासिल थी। तो इस प्रकार ये नवरत्न जो थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान और कलाकार जो थे वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, जैसे आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ थे, ये भी इसके दरबार में रहते थे। और आर्यभट्ट जो है वे सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार आर्यभट्ट जो थे वे काफ़ी ख्याति प्राप्त थे और यह गुप्त वंश से संबंध रखते थे। और इन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। और विशाख दत्त की बात करें तो इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक किताब को लिखा था। तो इस प्रकार ये विशाख दत्त जो थे वे भी विक्रमादित्य से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और विष्णु शर्मा जिनकी कहानियां पंचतंत्र में लिखी हुई है और यह विश्व प्रसिद्ध है और बाइबल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो ये महान विभूति भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और यदि इनमें विभूतियों की कमी नहीं थी और इनके दरबारी मंत्री की बात करें तो स्वयं वे एक बौद्ध थे और एक बड़े बौद्ध के विद्वान थे, वे वसुबंधु थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य जो थे वे कला और साहित्य के काफ़ी बड़े संरक्षक थे। यही कारण है कि पूरे गुप्त काल को इनके कारण इसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का पतन स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद
इसका लड़का कुमारगुप्त होता है और 415 से यह 455 ईस्वी तक का इसका काल आता है। यह उनका पुत्र था और एक और पुत्र की चर्चा मिलती है जिसका नाम गोविंद गुप्त हुआ था, जो वैशाली का गवर्नर है। हालांकि इसके बारे में जानकारी संदिग्ध है। और कुमारगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त की विजय की भांति ही इसने दक्षिण विजय की नीति अपनाई थी और अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। ऐसी जानकारी हमें कुमारगुप्त के बारे में भी प्राप्त होती है और इसके बहुत सारे अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। इसने इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वह नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना थी, जो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, कुमारगुप्त ने करवाया था। और वह जो विश्वविद्यालय था वह शिक्षा का इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, वो शिक्षा का सबसे महान केंद्र साबित हुआ, जो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और वही नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार अभी हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार ने किया था। तो मैंने बताया कि कुमारगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां इसके सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है और उन्हीं अभिलेखों में से एक मंदसौर अभिलेख है जिसके माध्यम से इसके शासन का वर्णन प्राप्त हो जाता है और इसके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में कुमारगुप्त के अलावा किसी भी अन्य शासक का इतना अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है जितना कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक अभिलेख की तुलना में कुमारगुप्त जो है काफी धनी है। इसकी मुद्राओं पर मयूर की आकृति अंकित है, जबकि अन्य गुप्त शासकों के मुद्राओं पर, सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह अंकित था, जबकि कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर, मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का चिन्ह अंकित करवाया था। और इसने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की है जो इसके सिक्कों से प्राप्त हो जाता है। इसने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र उपाधियां धारण की थी। इसके अलावा इसे शक्रादित्य भी कहा जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त महेंद्र सिंह जैसी उपाधियां जो है वो कुमारगुप्त को प्राप्त था। और इसके शासन के अंतिम दिनों की बात की जाए तो मैंने बताया कि कुमारगुप्त से इसका शासन, गुप्त वंश का शासन जो होता है वह कमजोर होता चला जाता है और इसके शासन के अंतिम दिनों में पुष्य मित्र जाति का आक्रमण हुआ था, जो हालांकि यह आक्रमण जो होता है वह कुमारगुप्त के द्वारा कुचल दिया जाता है, परंतु इसके अब बाहरी आक्रमण जो होते हैं वही गुप्त वंशों पर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग स्कंदगुप्त को देखेंगे जो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था और यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। अर्थात इसके बाद भी अन्य शासक होते हैं परंतु वे गुप्त वंश को बचा नहीं पाते हैं, इसके साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख पाते हैं, परंतु कुमारगुप्त प्रथम तक इसका साम्राज्य जो होता है वह अक्षुण्ण बना रहता है और शांति और सुदृढ़ स्थिति को बचाए रखता है। परंतु इसके बाद जो होता है वह ढिलमिलाने लगता है, उसका साम्राज्य जो होता है उसकी दीवारें हिलने लगती है। तो स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा करें तो स्कंदगुप्त जो है वह 455 से लेकर 467 ईस्वी तक का शासन इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता है। इसके समय में महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि इसके समय में मध्य एशिया के हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और मध्य एशिया के हूण जो थे वे काफ़ी खूंखार जाति थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, जो आसपास के इलाकों पर बराबर युद्ध के लिए आक्रमण करते रहते थे और लूटपाट मचाते रहते थे। तो यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त के समय में मध्य एशिया के हूणों ने इस भारत पर आक्रमण कर दिया था, परंतु स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, हरा दिया था। यह जो होता है यह एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त का गवर्नर एक पर्णदत्त था, पर्णदत्त, जिसने सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। और सुदर्शन झील का मरम्मत जो है और इसका सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। इसके अलावे भी हमने कई बार सुदर्शन झील की चर्चा की थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हमने इसकी
चर्चा की थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद भी कुछ अन्य शासक होते हैं जो उतना इम्पोर्टेंट स्थान तो नहीं रखते हैं, परंतु उसके बाद सबसे लास्ट गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वह विष्णुगुप्त होता है, और विष्णुगुप्त जो होता है वह इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है, और इसके बाद इस वंश का पताका हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और यह स्वर्ण युग का जो इतिहास था, गुप्त काल जो था, जो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, प्राचीन भारत का, वह इस शासक के साथ पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है और समाप्त हो जाती है। पूरा साम्राज्य जो होता है ध्वस्त हो जाता है और समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे के क्लासों में इससे संबंधित धार्मिक अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी ग्रहण करेंगे।